दो राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपने सबसे ज्यादा चांसेस हरियाणा में दिख रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि वो हरियाणा का चुनाव निकाल लेगी, लेकिन जब प्रचार में राहुल गांधी पूरी ताकत से जुटे हों तो कुछ भी बोल देते हैं और सोचते हैं कि इससे वोट मिल जाएंगे। तो फिर सोचना पड़ जाता है कि जो माहौल कांग्रेस बना रही है उसमें राहुल गांधी ही कहीं कांग्रेस के लिए पलीता न लगा। कांग्रेस का पहला चैलेंज तो खुद राहुल गांधी है, फिर बाद में दूसरा चैलेंज नरेंद्र मोदी, जो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते, बाजी पलट देने में आखिरी वक्त तक यकीन रखते हैं, प्रयास करते रहते हैं। इसलिए पीएम ने हरियाणा चुनाव की अपनी आखिरी रैली में कांग्रेस के बनाए जा रहे माहौल में आखिरी कील ठोक दी। पीएम मोदी ने क्या क्या कहा वो आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में से जम्मू कश्मीर की वोटिंग आज खत्म हो गई। अब सिर्फ हरियाणा की वोटिंग ही बची है। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग हुई और आज की वोटिंग के साथ ही जम्मू कश्मीर का चुनाव निपट गया। अब हरियाणा की लड़ाई बची है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। हरियाणा में प्रचार के आखिरी दौर में जिस तरह से राहुल गांधी 2 दिन से माहौल बनाने में जुटे हैं, उस पूरे माहौल को आज एक झटके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली ने फीका कर दिया। पीएम मोदी ने आज हरियाणा के पलवल में चुनावी रैली की और राहुल गांधी के उस झूठ और भ्रम की राजनीति की क्लास लगा दी, जिस झूठ और भ्रम की राजनीति से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी सीटें बढ़ाई थी। और यही प्रयोग हरियाणा जैसे राज्यों के चुनाव में भी राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने आज सबको इसका असली सच बताया। एक बार सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा है। कांग्रेस देशभक्तों की एकता तोड़ने के लिए नए नए प्रयोग कर रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान उसने यही झूठ के प्रयोग किए थे। महात्मा गांधी सत्य के प्रयोग करते थे, ये झूठ के प्रयोग करते हैं। अब यहां हरियाणा में भी कांग्रेस उसका विस्तार कर रही है। साथियों, कांग्रेस को यह लगता है कि उसका अपना वोट बैंक तो पक्का है। वो सोचती हैं कि बटेंगे, लड़ेंगे वो लोग जो भारत से प्रेम करते हैं। हमें कांग्रेस की सोच और साजिश को कभी भी सफल नहीं होने देना है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी खूब आरक्षण, संविधान, सबकी बात कर रहे थे और इसकी बात करके कुछ सीटों का फायदा भी उठा लिया। लेकिन राजनीति में हर बार ऐसी स्टंटबाजी नहीं चल सकती। झूठ और भ्रम की राजनीति से जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, कभी ना कभी उस गड्ढे में वो खुद गिरता है। राहुल गांधी के साथ आजकल यही हो रहा है। बीजेपी ने राहुल गांधी की वो बात पकड़ ली है जिसमें राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर कहा था कि जब देश में समानता होगी तो आरक्षण खत्म करने के बारे में कांग्रेस विचार करेगी। राहुल गांधी की इस बात पर बीजेपी लगातार हमलावर है और राहुल गांधी इस पर सफाई देते घूम रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का जो नुकसान होना था वो तो राहुल गांधी ने करा दिया। कांग्रेस के जख्म पीएम मोदी ने हरे कर दिए जब आज ये बोल दिया कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने का मन बना चुकी है और हरियाणा उसके लिए इसी का टेस्ट करने वाला स्टेट हो सकता है। सुनिए प्रधानमंत्री ने आज आरक्षण को लेकर क्या कहा है। कांग्रेस ने आरक्षण खत्म करने का प्लान बना लिया है और उनके लिए हरियाणा इसका टेस्ट स्टेट होने वाला है। लेकिन साथियों, जब तक बीजेपी है, जब तक मोदी है, एससी और ओबीसी समुदाय को संविधान से मिले आरक्षण का हक कोई नहीं छीन सकता। कांग्रेस सिर्फ इसी बात में नहीं फंसी हुई है कि राहुल गांधी ने आरक्षण पर बिना सोचे समझे कुछ बोल दिया। कांग्रेस की मुसीबत उसकी गुटबाजी भी है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के झगड़े की हरियाणा में हर जगह चर्चा है। कुमारी शैलजा हरियाणा में कांग्रेस की दलित नेता हैं, इसलिए कांग्रेस पर यह आरोप लग रहे हैं कि एक दलित नेता को वो सम्मान नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। आज पीएम ने भी कांग्रेस की इस कलह की बात की और जनता को इस कलह से सावधान रहने के लिए कहा। यहां हरियाणा में कांग्रेस के भीतर जो कलह मची है, हरियाणा के लोग इसे भी देख रहे हैं। कांग्रेस से सबसे अधिक नाराजगी तो दलित,
पिछड़े और वंचित समाज की है। दलित समाज ने भी ठान लिया है, बापू बेटे की राजनीति को चमकाने का अब दलित मोहरा नहीं बनेंगे। वो देख रहा है कि कैसे भाजपा सबको अवसर दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुमारी शैलजा का नाम लिए बिना हरियाणा में कांग्रेस को लेकर दलित समुदाय में जिस नाराजगी का जिक्र किया, उसे बीजेपी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में अपनी स्ट्रेटजी बना लिया। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए बीजेपी ने प्लान 17 तैयार किया है। बीजेपी के इस प्लान में हरियाणा की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 सीटें शामिल हैं। इन इलाकों में बीजेपी बड़ी रैलियों के बजाय माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर दे रही है, जिसके लिए खास तौर पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय स्तर के दलित नेताओं को घर घर जाकर लोगों को समझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी इन सीटों पर यह बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के राज में किस तरह हरियाणा में दलितों के खिलाफ अत्याचार हुए और बीजेपी के कार्यकाल में कैसे हरियाणा से लेकर केंद्र सरकार तक ने दलितों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए। हरियाणा में एक तरफ 17 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, तो इसके साथ ही 30 सीटों पर दलित मतदाता निर्णायक भूमिका में। मतलब जिस तरफ भी दलित वोट बैंक गया, उसकी जीत जो है वो लगभग तय है। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में एमएसपी को लेकर किसानों की नाराजगी का भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के इस नैरेटिव की सच्चाई भी हरियाणा की जनता को बताई। सुनिए एमएसपी पर पीएम ने क्या कहा। आज कांग्रेस यहां एमएसपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार यहां सिर्फ 3-4 फसलों पर एमएसपी देती थी। वो दिन जरा याद करिए, जबकि भाजपा सरकार 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर कर रही है। पिछले 8 सीजन में एमएसपी के रूप में यहां के लाखों किसानों को 1,10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक मेरे किसानों के खातों में गए हैं, उनको मिले हैं। यानी एक तरफ बीजेपी ने हरियाणा में कांग्रेस की कमजोरियों की पूरी लिस्ट तैयार की है, दूसरी तरफ बीजेपी अपनी कमजोरी का भी इलाज करने में जुटी है। वोटिंग के एक हफ्ते पहले बीजेपी ने अपने बागी नेताओं पर बड़ा एक्शन लिया। बीजेपी ने 8 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। ये सभी बगावत कर पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने जिन 8 नेताओं को पार्टी से निकाला है, उनमें पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, पूर्व विधायक देवेंद्र कादयान का नाम भी शामिल है। नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्री रहे रणजीत सिंह चौटाला को टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद उन्होंने रनिया सीट से निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि टिकट मिलने को लेकर नाराजगी सिर्फ बीजेपी में ही नहीं है, इससे पहले कांग्रेस भी 24 बागी नेताओं पर कार्रवाई कर चुकी है। एक तरफ पीएम मोदी हैं, जो हरियाणा की अपनी आखिरी चुनावी रैली में बीजेपी के लिए पूरा माहौल सेट कराए। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जिन्हें हरियाणा को लेकर इतनी बेचैनी है कि वो 3 दिनों की विजय संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में भी वो वही अडानी अंबानी की रटी रटाई बातें कर रहे हैं। इस बार तो राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के लिए अंबानी परिवार की शादी को भी नहीं बख्शा। शादी ले आए खींचकर चुनाव में। भाई आप सुनिए राहुल गांधी को। महंगाई बढ़ेगी, आपके जेब में पैसा नहीं आएगा और अदानी जी की, अंबानी जी की हजारों करोड़ रुपए की शादियां होंगी। आपने देखी है अंबानी जी की शादी? देखिए आपने, मीडिया पे आपने देखा होगा। मीडिया पे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों शादियां होती हैं। आपने मीडिया पे किसी गरीब किसान की शादी देखा ना? राहुल गांधी को देखा शादी में? बात क्लियर हो जानी चाहिए, कौन किसके तरफ खड़ा हुआ है, बात क्लियर हो जानी चाहिए। यानी अब लोगों को समझ में आ रहा कि राहुल गांधी इसीलिए शायद इस शादी में नहीं गए हों, क्योंकि कांग्रेस के दूसरे नेता तो गए थे, लेकिन राहुल गांधी को बाहर जाकर पब्लिक को बताना था कि मैं तो गया नहीं अंबानी जी की शादी में। लेकिन किसी के घर की शादी को भी सिर्फ नरेंद्र मोदी को घेरने के नाम पर चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। आप यह भी देखिए कि राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा के बीच आज कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी कांग्रेस कैंडिडेट धर्म सिंह छौक्कर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। धर्म सिंह छौक्कर समालखा सीट से विधायक हैं और इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने छौक्कर को कल तक सरेंडर करने का वक्त दिया है। अगर वो सरेंडर नहीं करते तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। आरोप है कि छौक्कर के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी है। इसके बावजूद वो खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जबकि उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। हरियाणा में तो टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नजर आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में मुकाबला बीजेपी और इंडी गठबंधन के बीच है। हालांकि चुनावी नतीजों के से पहले के टेस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने बाजी मारी थी, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यह जम्मू कश्मीर का पहला चुनाव है। जिस तरह बाकी चरणों की तरह आखिरी चरण में भी भर भर के वोटिंग हुई है। उसने साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को ऐसी स्थिति में तो पहुंचा दिया है कि लोग बिना डरे वोट डालने के लिए घरों से तो निकल रहे हैं। 18 सितंबर को पहला चरण था, 61% से ज्यादा वोटिंग हुई। दूसरे चरण में 57% से ज्यादा वोटिंग हुई, और जो तीसरा चरण जिसमें 40 विधानसभा सीटें थी, उसमें तो 67% से ज्यादा वोटिंग की खबर है। आखिरी चरण में जम्मू कश्मीर के जिन इलाकों में वोटिंग हुई उनके बारे में सुन लीजिए। तीसरे फेज में आज जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोट पड़े हैं। जम्मू रीजन की 24 और कश्मीर घाटी की 14 सीटें इसमें थी। इस फेज में संसद हमले के आरोपी रहे अफजल गुरु के बड़े भाई एजाज अहमद गुरु भी सोपोर सीट से कैंडिडेट है, जबकि नॉर्थ कश्मीर की लंगेट सीट से इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख चुनाव लड़ रहे हैं। कभी कश्मीर में आतंक का सबसे बड़ा गढ़ रहे सोपोर में भी आज जमकर वोटिंग हुई। जो सोपोर आतंकवाद, अलगाववाद और चुनाव बॉयकॉट का केंद्र माना जाता था, जहां वोटिंग के दिन का मतलब पथराव, बवाल और कर्फ्यू होता था, उसी सोपोर में आप देखिए कैसे लंबी लंबी सुबह से लाइनें लगी हुई थी। 35 साल का वोटिंग का रिकॉर्ड टूट गया बॉस। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक सोपोर में 41% से ज्यादा वोटिंग हुई है, जहां लोग चुनाव का बॉयकॉट करते थे। जम्मू कश्मीर के चुनाव में कोई भी जीते, लेकिन सबसे बड़ी जीत देश की हुई है, क्योंकि जिस तरह से बम्पर वोटिंग के साथ चुनाव करवाया गया, उससे देश विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब मिला। उन इंटरनेशनल ताकतों को मुंहतोड़ जवाब मिला जो कश्मीर को लेकर भारत विरोधी एजेंडा चलाते थे, और उस पाकिस्तान को जवाब मिला जो ये फैलाता था कि देखिए कश्मीर के लोग तो चुनाव में वोट ही नहीं देना चाहते, वो भारत के साथ रहना नहीं चाहते। अरे भैया देखो कैसे रहना चाहते हैं।